ठीक है, तो हमने टॉपिक स्टार्ट करा था सीड। सीड में हमने पढ़ा फर्टिलाइज ओव्यूल को क्या कहा जाता है, सीड कहा जाता है। मैच्योर सीड के दो टाइप्स होते हैं, नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस सीड वो होती हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता मैच्योरिटी के बाद, और एल्बुमिनस सीड वो होती हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म बचता है मैच्योरिटी के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है एंडोस्पर्म प्रसिस्ट। एंडोस्पर्म जो होगा वो परसिस्ट करेगा। परसिस्टेंस वर्ड कहाँ पढ़ा था, आफ्टर मैच्योरिटी, कैलेक्स में। बढ़िया, ठीक है। परसिस्टेंट कैलेक्स हमने पढ़ा था टमाटो के केसेस में, ब्रिंजल के केसेस में, फिजाइलिस के केसेस में। ठीक है, तो एंडोस्पर्म परसिस्ट आफ्टर मैच्योरिटी, दिस इज नोन एज एल्बुमिनस सीड। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बोली जाती है कि भाई कोटिलिडन्स तो हो गए खाली, है ना। कोटिलिडन्स क्या हो गए, एम्प्टी हो गए। नॉन एल्बुमिनस सीड में कोटिलिडन्स तो एम्प्टी हो गए एक तरीके से। जो ये मान लो ये एक सीड था, ठीक है, ये एक तरीके से एक सीड हैगा। यहाँ पर ये प्लूम्यूल रेडिकल वाला हिस्सा आएगा जो जाइगोट ने डेवलप करा है, मतलब एक तरीके से पार्ट्स, ठीक है, जो आगे डेवलप करेंगे प्लूम्यूल एंड रेडिकल में। और इस एरिया में भरा हुआ था क्या, एंडोस्पर्म भरा हुआ था। तो एंडोस्पर्म वाला एरिया जो है वो क्या हो गया, खाली हो गया। उतना एरिया जो कोटिलिडन्स का है वो क्या आएगा, खाली आएगा। ठीक है, तो इसका काम किस लिए लाया जाता है, इसको फर्दर किस यूज में लाया जाता है, तो इसको फर्दर यूज लाया जाता है फूड स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो फूड स्टोरेज किया जाता है यहाँ पे, फूड स्टोरेज इन कोटिलिडन्स। ठीक है, तो फर्दर जो कोटिलिडन्स होते हैं, जो खाली जगह होती है जहां पर एंडोस्पर्म था, वो जगह तो खाली हो गई, तो उस जगह पे प्लांट अपना फूड स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो फूड स्टोरेज इन कोटिलिडन्स, वहां पे फूड को स्टोर कर दिया जाता है। अब इन केस एल्बुमिनस सीड, इसमें क्या होगा, इसके अंदर तो खाली हुआ ही नहीं। ठीक है, वो एरिया खाली ही नहीं हुआ। ठीक है, उस एरिया में अभी भी थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है वो एक्ट करता है एज अ रिजर्व फूड फॉर सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है वो एक्ट करता है, एक्ट एज रिजर्व फूड, रिजर्व फूड फॉर सीड जर्मिनेशन। अगर तुम खुद सोचो, अभी सीड बनी है, ठीक है, इस सीड को जमीन में नहीं डाला गया है, या जमीन में अभी ये नहीं गई है। ठीक है, जब जमीन में एक सीड गिरती है तो उसके बाद वो क्या करती है, सीड जर्मिनेट करती है ना। उसके अंदर फिर सूट बनना और रूट बनना स्टार्ट होता है कंप्लीट तरीके से, हमें पूरा पेड़ दिखना स्टार्ट होता है। तो अभी सीड जर्मिनेट नहीं करी, अभी सीड सिर्फ बनी है। ठीक है, तो अगर जर्मिनेशन कोई सीड करेगी, ठीक है, कोई सीड जर्मिनेशन करेगी, तो उसको क्या क्या चाहिए होगा, उसको चाहिए होगी मट्टी जिसके अंदर वो सीड दब सके, उसको चाहिए होगा पानी जो मान लो बारिश से मिल जाएगा। ठीक है, पर उस सीड को थोड़ा बहुत खाना भी तो चाहिए होगा। जब तक उसके अंदर लीव्स नहीं बन जाती, जब तक उसके अंदर पत्ते नहीं बन जाते, तब तक वो फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेगी, तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। तो तब तक उस सीड को, ठीक है, तब तक उस सीड को कौन देगा खाना, तो उसको खाना कौन देगा, जो उसके अंदर स्टोर्ड फूड होगा कोटिलिडन्स के अंदर, जो बचा हुआ एंडोस्पर्म होगा कोटिलिडन्स के अंदर, वो देगा उसको फूड। ये सेकंड स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई, बताओ। यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म खत्म हो जाए उन्हें कहा जाएगा नॉन एल्बुमिनस सीड, और एल्बुमिनस सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म बचा रहे। ठीक है, अब जिनके अंदर एंडोस्पर्म खत्म हो गया तो उसके पास तो कोई ऐसा खाना बचा ही नहीं जिससे वो जर्मिनेशन में काम में ला सके, क्योंकि सीड को जर्मिनेट होने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो खाना कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए प्लांट क्या करता है, उस सीड को जमीन पे गिराने से पहले उसके अंदर फूड को स्टोर कर देता है। अब इसके अंदर तो फूड को स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एंडोस्पर्म पहले से बचा हुआ है। तो यही एंडोस्पर्म जो होता है वो रिजर्व फूड की तरह काम करता है फॉर सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी यहाँ पे इन एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस सीड। एग्जाम में तुम्हें ये लिखने को नहीं आता, ठीक है, एग्जाम में तुम्हें ये स्टेटमेंट लिखने को नहीं आती। एग्जाम में आएगा डिस्क्राइब करो टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म मिक्स सीड। ठीक है, तो तुम लिखोगे एक तरफ नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस, और इसका एक और दूसरा नाम लिखा होगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, स्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब जिसके अंदर एंडोस्पर्म ना बचे, एंड सेकंड वन इज एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, तो दो तरीके की सीड हुई, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, तो इन दोनों नामों से किसी भी नाम पे क्वेश्चन आ जाएगा, और ये है तुम्हारे एग्जाम के लिए
इम्पोर्टेंट। तो जो जो स्टार लगाए हैं वो अपने एग्जाम में जब देखोगे, पेपर कर रहे होगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सही में इम्पोर्टेंट है या नहीं है। एग्जाम्पल, जिन सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता वो होती हैं पी, ग्राम, बीन्स, ठीक है, इनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता, एक्सेट्रा। अगर बात करें अदर सीड्स की जिनके अंदर एंडोस्पर्म बचता है, तो वो कौन सी होती है? मेज, मक्का, ठीक है। तो मक्के के जो दाने होते हैं वो ज्यादा स्वीट लगते हैं, स्वीट कॉर्न हम खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंडोस्पर्म भरा हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है। वीट, वीट के भी दाने अगर कच्चे हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। देन सनफ्लावर के सीड्स, इससे ऑयल निकलता है। कोकोनट, कोकोनट, तो कोकोनट के अंदर तो तुम लाइव देखते हो कि उसके अंदर एंडोस्पर्म बचता है ना, सबने ही देखा हुआ है कि कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ होता है ना। वाटर जो होता है उसका वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो ये तो सबने ही देखा हुआ है कि कोकोनट के अंदर आफ्टर मैच्योरिटी भी, कोकोनट का सीड कैसा होता है? वो जो ब्राउन सा निकलता है ना, जब सारा का सारा छिलका तुम उतारते हो, जब घर पे कन्या वन्या बैठती हैं या पूजा होती है, तो लड़के को काम दिया जाता है ना कि जो इसके ऊपर जितने भी ये हेयर्स हैं, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी छीलो और जो गंजा सा नारियल निकले उसको दे दो, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर 3 छेद होंगे। उसके बाद उसमें पेचकस से किसी चीज से छेद किया जाएगा, फिर गिलास में पानी भर दिया जाएगा, ठीक है, जो भी पानी होगा, मतलब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भर दिया जाएगा। तो ये जो पूरा हार्ड सा जो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या आएगा? यही सीड आएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। सर इसमें से कभी कभी कुछ वाइट सा छोटा सा भी निकलता है, वो भी तो सीड होता है। वो सीड का पार्ट एक तरीके से मेरे हिसाब से मान लो जर्मिनेशन। अच्छा ये बताओ, जो जहां पर हम छेद करते हैं वो कौन सा एरिया होता है सीड का? देखें किसी को आइडिया है? ओपनिंग कौन सी जगह क्या होती है? देखो हिंट तो बहुत तगड़ी दे दी मैंने तुम्हें, देखो बता पाते नहीं बता पाते, बताओ। सर वो एंड बताने चला लिया फिर माइक्रोफाइलर वाले। भाई समझ तो सही गए वैसे तुम। क्या कहते हैं जहां से पानी निकालते हैं हम कोकोनट में से, वो कौन सी जगह होती है तुम्हारे अकॉर्डिंग? कौन सी जगह है वो? कोई और बताओ भाई, कौन सी जगह हो सकती है एक सीड की? माइक्रोपाइल है भाई वो। किसी को लग रहा था माइक्रोपाइल? नहीं चलो सर, हाँ, माइक्रोपाइल है वो। ये बोलो कुछ कह रहे माइक्रोफाइल है, मतलब नीचे होता है वो, ऐसे उल्टा होता है। हो। अरे भाई वो तो पकड़ते हैं हम उसको इस तरीके से हैं, ठीक है, हम पकड़ते इस तरीके से तो ऊपर चला जाता है वो। उल्टा करके पकड़ोगे तो नीचे हो जाएगा, तिरछा पकड़ोगे तो तिरछा हो जाएगा, ठीक है। सर जो जहां भी ओपनिंग होगी, हाँ जहां भी सेकंड ओपनिंग होगी, बोलो। सर सर सेकंड वाला पॉइंट, जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स का जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, हाँ सर ये समझ में नहीं आया। मतलब अगर हाँ बोलो। एम्ब्रियो ने सारा एंडोस्पर्म खा लिया तो फिर हाँ, उसमें वो फूड कैसे स्टोर होगा, मतलब उसकी खाली जगह में, वो समझ में ही नहीं आया। ये मान लो ये एक पेड़ हैगा, ठीक है, इस पेड़ के ऊपर यहाँ पर फ्लावर था, इस फ्लावर के अंदर सीड डेवलप हो गया, ठीक है, इस पेड़ के ऊपर पत्ते भी होंगे, है ना। अब पेड़ के अंदर मैकेनिज्म क्या होता है कि जो पानी की फ्लो होता है, जैसे तुमने पढ़ा होगा वाटर का जो फ्लो होता है प्लांट्स में, वो सिर्फ कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। ये पढ़ा है तुमने? वाटर फ्लो बाय जाइलम इज यूनी डायरेक्शनल। वाटर फ्लो कौन करता है? जाइलम करता है। और कैसे करता है? ओनली यूनी डायरेक्शनल करता है। तो ये चीज पढ़ी होगी, वाटर जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है। और जो फ्लोएम होता है, ठीक है, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, वो क्या करता है? मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर खाना बना, ठीक है, लीफ में खाना बनेगा फोटोसिंथेसिस करके। अब ये खाना जो होगा ये मूव करके कहाँ जाएगा? फ्रूट्स में जाएगा, ठीक है, या सीड में जाएगा, या मूव करके कहाँ जाएगा? रूट्स की तरफ जाएगा, या मूव करके कहाँ जाएगा? बाकी ब्रांचेस की तरफ जाएगा। तो ये डायरेक्शंस कैसी हुई? मल्टी डायरेक्शनल फूड की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो खाना बनने के बाद पूरे पेड़ में बांटा जाता है, मतलब खाना बनेगा सब में बटेगा, ऐसी वाली बात होती है प्लांट के अंदर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर फूड बना, ये फूड आगे की तरफ जाने लग गया। अब ये फूड जो आगे की तरफ जा रहा है, इसको जहां खाली जगह दिखेगी वहां पर ये स्टोर हो जाएगा। इसको क्या दिख रहा है? इसको दिख रहा है कि जो सीड बनी है, इस सीड के अंदर ये वाला जो एरिया है जहां पर एंडोस्पर्म भरा हुआ था, ये जगह खाली है, तो यहाँ पर किसको स्टोर कर देता है? ये फूड को स्टोर कर देता है। अब यहीं पर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, फूड स्टोरेज इन कोटिलिडन। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। सर नहीं आया? लेकिन मान ही नहीं सकता मैं।
हाँ नहीं बताओ। समझ में आया, लेकिन जब अगर हमने फ्रूट तोड़ लिया और फ्रूट खा हाँ लिया, फिर उसके हाँ, बाद फ्रूट तो भाई जब बनने तो दो पहले, बनना है नहीं, पहले ही तोड़ लिया खा लिया, उससे पहले तो ये अपना काम कर चुका होगा। क्या बताओ, तुम्हारे फ्रूट खाने से पहले प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा सर। या सीड डेवलप होने से पहले फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होगा? वो तो हर टाइम फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना? तो ये ऐसा तो कोई मौका हो ही नहीं सकता है जिस टाइम प्लांट के पास ये टाइम ना हो कि उसके अंदर फूड स्टोर करवा दिया जाए, क्योंकि प्लांट के अंदर फूड फ्लो और वाटर फ्लो तो हर टाइम ही चलता रहता है ना? जब सुबह सुबह पार्क में जाते हैं, ग्रास गीली रहती है, ठीक है, तो प्लांट क्या कर रहे हैं, जो ओस है जमीन से पानी जो है वो सोख के सरफेस पे ला रहे हैं, ठीक है, या हीट होके पानी सरफेस पे आ रहा है, लीव्स पे देखोगे ऊपर पेड़ों पे वहां पे भी आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रही है। तो पानी का फ्लो और फूड का फ्लो तो प्लांट्स में हमेशा ही चल रहा है, चाहे तुम सीड को तोड़ो या ना तोड़ो। देखो हाँ, इस केस में ये हो सकता है कि कोटिलिडन्स के अंदर मान लो ये सीड जो है, ठीक है, लेट करके चल रहे हैं, ये जो सीड जो है, ये सीड फूड स्टोर करने से पहले जमीन पे गिर गई, ये मान के चल सकते हैं कि फूड स्टोर करने से पहले जमीन पे गिर गई। तब इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये सीड क्या है, हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई स्टोर्ड फूड नहीं होगा, तो ये जर्मिनेट कैसे करेगी? ठीक है, तुम्हें बोला गया है कि भाई तुम्हें 6 महीने तक खाना मिलेगा, तुम्हें 6 महीने तक खाना मिलेगा, तुमने 6 महीने तक खाना खा लिया, उसके बाद तुम्हें बोला गया कि तुम्हें 2 महीने और जिंदा रहना है, ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें क्या मिलेगा, खाना बहुत कम मिलेगा। अब बोला पर तुम्हें खाना दिया ही नहीं 2 महीने तक, तो उस पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सेम ऐसे यहाँ सीड के साथ हुआ, यहाँ पर इसने एंडोस्पर्म जितना था वो सारा का सारा खा लिया, ठीक है, अब इसको आगे जर्मिनेशन करनी है ताकि शूट और रूट्स बना सके, पर इसके अंदर स्टोर्ड फूड अगर नहीं होगा तो सीड क्या कर जाएगी, डाई कर जाएगी, ठीक है, मतलब सीड से कोई भी प्लांट नहीं उगेगा। तो प्लांट इन सब चीजों के लिए मतलब मैकेनिज्म नेचर में ऐसा डेवलप हो रखा है कि हाँ कोटिलिडन खाली हुए, इसके अंदर फूड स्टोर कर दो ताकि ये सीड अगर जमीन में जाए तो इससे एक नया प्लांट उग सके। और कोई डाउट है बोलो। नहीं सर। पक्का समझ में आ गया? हाँ सर। चलो ठीक है, मान लेते हैं इस बात। अब सीड के अंदर एक ओव्यूल के अंदर मतलब जो सीड था उसके अंदर एक चीज और थी जो न्यूट्रिशन के लिए थी, जरा बताओ क्या था? क्या सर, फिर से बोलना। ओव्यूल के अंदर न्यूट्रिशन के लिए एक चीज और थी, उसका नाम क्या था? सर न्यूसेलस। न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस जो होता है ये भी कभी कभी सारा का सारा खत्म नहीं होता, ठीक है, मोस्टली खत्म हो जाता है 99% में, ठीक है, और कुछ प्लांट्स में ये बच जाता है। तो न्यूसेलस, कुछ प्लांट्स में न्यूसेलस जो होता है वो भी बच जाता है एंडोस्पर्म के साथ साथ, ठीक है, तो कुछ प्लांट्स में न्यूसेलस जो होता है वो बच जाता है एंडोस्पर्म के साथ साथ। तो न्यूसेलस, न्यू सेलस, ये सब एंट्रेंस के बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। परसिस्टेंस न्यूसेलस किस प्लांट में होता है? तो न्यूसेलस परसिस्ट, न्यूसेलस परसिस्ट कर जाता है, ठीक है, इज कॉल्ड, जब न्यूसेलस बच जाए आफ्टर डेवलपमेंट, इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, और इस फिनोमिना को कहा जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है पेरिस्पर्म। तो न्यूसेलस जो होता है वो भी मैच्योरिटी के बाद कुछ कुछ सीड्स में बच जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है पेरिस्पर्म। किस किस प्लांट्स में ऐसा देखने को मिला है जिसके अंदर न्यूसेलस आफ्टर डेवलपमेंट बच गया? फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लांट आर ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, तो जो काली मिर्च होती है उसका जो तीखापन होता है वो न्यूसेलस की वजह से होता है। नेक्स्ट, बीट रूट, चुकंदर, एसेट्रा, ठीक है, तो ये कुछ प्लांट है जिनके अंदर न्यूसेलस बच जाता है आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ सीड, ठीक है। अब सीड के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड के अंदर और क्या चेंज आते हैं? तो सीड के अंदर डेवलप हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड के अंदर डेवलप हो जाता है सीड कोट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप, सीड डेवलप करती है क्या? अपने ऊपर सीड कोट, ठीक है, तो सीड डेवलप करती है अपने ऊपर सीड कोट फ्रॉम, किससे डेवलप करती है? इंटेगुमेंट से, सीड कोट फ्रॉम इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट से डेवलप करती है। अब यहाँ पर हमने अगर याद हो, इंटेगुमेंट्स जो थे उसके अंदर कितनी लेयर थी? 2 लेयर थी, आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स में कितनी लेयर थी? आउटर इंटेगुमेंट एक लेयर थी और इनर इंटेगुमेंट एक लेयर थी। याद आ रहा नहीं? यार ऐसे कुछ पढ़ा था?
आ रहा है सर। ठीक है, जो आउटर इंटेगुमेंट होता है, ठीक है, उसको सीड कोट के अंदर हम क्या कहने लग जाते हैं, उसको सीड कोट के अंदर हम कहने लग जाते हैं टेस्टा। एंड जो इनर इंटेगुमेंट होता है उसे कहने लग जाते हैं हम टैगमेन। ठीक है, तो याद रखना, जो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है उसके अंदर इंटेगुमेंट नहीं होता, उस इंटेगुमेंट का नाम बदल के हो जाता है सीड कोट। सीड कोट का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। तो सीड कोट फ्रॉम आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप सीड कोट फ्रॉम इंटेगुमेंट, एंड ये सीड कोट किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प इन प्रोटेक्शन। ठीक है, तो सीड कोट हेल्प करता है इन, इट हेल्प इन प्रोटेक्शन, इट हेल्प इन प्रोटेक्शन, सीड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इट हेल्प इन प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, अब सीड के अंदर कोई तो जगह होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन के बाद भी जहां से जो स्ट्रक्चर्स हैं प्लूम्यूल रेडिकल वो बाहर आ सके। तो कौन सी जगह होगी जहां से डेवलपमेंट टेक प्लेस होगी, जहां से एयर का एक्सचेंज हो पाएगा, कोई गैस कर सकता है कौन सी जगह होगी, माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल बचा रहता है, ठीक है, सीड के अंदर माइक्रोपाइल जो होगा वो रहेगा, रिमेन, इसलिए पड़ा रहता है ये फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो ये सीड के अंदर पड़ा रहता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, ताकि गैसेस एक्सचेंज हो पाए सीड जब जर्मिनेट करेगी। ठीक है, सीड जर्मिनेट, देखो मान लो जब हम जमीन पे सीड डालते हैं, तुमने मट्टी ली, इस मट्टी के अंदर खोद के यहाँ पे सीड डाल दी, फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर पानी डालते हैं, ऐसे पड़े रहने देते हैं, पानी डालते हैं। तो पानी जो तुम डाल रहे हो वो उसके अंदर जाएगा कैसे, सीड के अंदर कोई जगह तो होनी चाहिए जहां से पानी जा सके, हवा जा सके। ठीक है, तो वो जगह कौन सी होती है, माइक्रोपाइल होता है जो बचा रहता है। ठीक है, सीड डेवलप होने के बाद। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि जो सीड होती है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। ठीक है, सीड जो होता है दो तरीके का होता है, मैच्योर सीड, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। ठीक है, न्यूसेलस कुछ कुछ सीड के अंदर बच जाता है जिसे पेरिस्पर्म कहा जाता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप होता है, सीड में डेवलप होता है सीड कोट। ठीक है, और माइक्रोपाइल पड़ा रहता है एज ए ओपनिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। ठीक है, यहाँ तक किसी कुछ पूछना है तो बताओ। सर इसके अंदर से प्लूम्यूल और रेडिकल निकलते हैं, हाँ, माइक्रोपाइल। प्लूमर रेडिकल डेवलप होंगे इसके अंदर से, सर इसके अंदर डेवलप होंगे, मतलब इसके इसके अंदर से बाहर बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, हाँ, बाहर निकलेंगे, डेवलप होके बाहर निकलेंगे। ठीक है, जर्मिनेशन जब होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है, हाँ बोलो। टेस्ला और टेगमेन आउटर और इनर लेयर का नाम है। आउटर लेयर का नाम चेंज होके हो जाता है, देखो हमने ये पढ़ा कि इंटेगुमेंट्स चेंज हो जाते हैं इनटू सीड कोट, है ना, हमने ये पढ़ा इंटेगुमेंट चेंज हो जाते हैं इनटू सीड कोट। अब इंटेगुमेंट्स की दो लेयर थी, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट का नाम पड़ जाता है टेस्टा और इनर इंटेगुमेंट का नाम पड़ जाता है टेगमेन। ठीक है, हाँ, तो बस ये चेंज हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब एक नया वर्ड आता है डोरमेंसी। ठीक है, वर्ड आता है डोरमेंसी। खैर ये तुमने डोरमेंसी वर्ड पढ़ा होगा इन 11th क्लास 10th क्लास। ठीक है, होप सो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। क्या होता है डोरमेंसी समझ लो। मान लो एक सीड जमीन पे गिर गई, उसके पास रिजर्व फूड भी था, सब कुछ था, ठीक है, उसके पास खाना वाना सब था, पर बारिश ठीक से नहीं हो रही थी, मौसम बहुत गर्म था। ठीक है, और ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी जिससे वो सीड ग्रो कर सके। तो वो सीड क्या करती है, वो सीड कुछ टाइम के लिए अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर देती है, अपनी ग्रोथ को रोक देती है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज डोरमेंसी। तो डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करना, सस्पेंडेड ग्रोथ। ठीक है, सस्पेंडेड ग्रोथ इज कॉल्ड डोरमेंसी। कुछ टाइम के लिए अपनी ग्रोथ को रोकना वो कहलाता है डोरमेंसी। ठीक है, अब ये कब करा जाता है, ये करा जाता है इट अकर इन, ये कब कर रहा है सीड, इन अनफेवरेबल कंडीशन, इट अकर इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, जब सीड को कंडीशन सुहावनी नहीं मिलती, अच्छी कंडीशन नहीं मिलती जर्मिनेशन के लिए। अब ये डोरमेंसी कब ब्रेक होगी, ये डोरमेंसी कब खत्म होगी, ये सस्पेंशन कब खत्म होगा, जब अच्छा मौसम, अच्छी बारिश सीड को मिलनी शुरू हो जाएगी। ये वर्ड समझना है, व्हाट इज डोरमेंसी।
तो डोरमेंसी क्या होता है, सीड को जब तक, अब ये तो होगा नहीं हमेशा कि सीड जमीन पे गिरी और उसको अच्छा मौसम ही मिल जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। तो हो सकता है उसको कंडीशन बाहर की सही ना मिले, तो वो कुछ टाइम के लिए अपनी ग्रोथ को रोक देती है सीड, ठीक है। और उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास क्या होता है, सीड कोट होता है, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए जब सीड अपनी ग्रोथ को रोक देती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डोरमेंसी। और ऐसा कब करती है सीड, जब सुहावनी कंडीशन नहीं होती, मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। और ये डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है जब फेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है। तो ये डोरमेंसी कब ब्रेक होती है, व्हेन फेवरेबल कंडीशन अकर, जब अच्छी बारिश अच्छा पानी मिलेगा तो ये डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी और सीड ग्रो करना शुरू कर देगी। इसमें से कुछ पूछना है? ठीक है। तो यहाँ पर जो सीड था उससे रिलेटेड सब कुछ हो गया कंप्लीट, ठीक है। सीड से रिलेटेड सब कुछ हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने सीड से रिलेटेड? सीड्स जो होती हैं, फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं। पेरिस्पर्म बच जाता है तो अगर न्यूसेलस बच जाता है तो उसे पेरिस्पर्म कहा जाता है, जो ब्लैक पेपर बीटरूट में होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसके जो कोटिंग्स होती हैं, इंटेगमेंट्स, उनका नाम पड़ जाता है टेस्टा टैगमेंट, जो होती है लेयर्स ऑफ सीड कोट, ठीक है। प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। माइक्रोपाइल पड़ी रहती है ओपनिंग की तरह, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर, ठीक है। एंड डोरमेंसी होती है सीड के अंदर, अगर सीड, ठीक है, उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। तो सस्पेंडेड ग्रोथ इज कॉल्ड डोरमेंसी, इट अकर इन अनफेवरेबल कंडीशन, जब सीड को अच्छा मौसम नहीं मिलता ग्रो करने के लिए। अब कुछ सीड्स जो होती हैं, ठीक है, कुछ सीड्स जो होती हैं वो बहुत लंबे समय तक, ठीक है, अपने आप को बिना ग्रो करे रोक सकती हैं। जैसे अगर तुम्हें उस वर्ड याद आ रहा है, वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, क्या याद आ रहा है वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन से? उसमें हमने ये पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन निकलने के बाद, एंथर से निकलने के बाद कितने टाइम तक एक्टिव रह सकते हैं। तो तुम्हें याद होगा कुछ सिर्फ 30 मिनट तक एक्टिव रह सकते थे, और कुछ जो थे वो महीनों तक एक्टिव रह सकते थे। याद आ रहा है ऐसा कुछ पॉलन ग्रेन से रिलेटेड? यस सर। चलो एक को याद है, एक बार दिखा देता हूँ बाकी को भी कि ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है। ये फीमेल के लिए हो गया, और ये ओव्यूल, गाइनोशियम। मोर अबाउट पोलन ग्रेन, मोर अबाउट पोलन ग्रेन में पोलन ग्रेन की स्टडी दे रखी है, और नहीं वाइबिलिटी करके दे रखा होगा, यही पढ़ाया था। हाँ ये रहा। राइस और व्हीट की वाइबिलिटी होती है 30 मिनट की, ठीक है। ये इनके अंदर पोलन ग्रेन सिर्फ 30 मिनट तक एक्टिव रहते हैं, और लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी फैमिली के अंदर महीनों तक पोलन ग्रेन्स क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। चलो यहाँ पर एक स्पेलिंग भी ठीक कर दे, मॉथ लिखा हुआ था, मंथ लिखना है यहाँ पे, मैनी मंथ्स, ठीक है। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो सीड्स की भी वाइबिलिटी होती है, सीड्स भी कुछ टाइम तक एक्टिव रहती हैं कुछ प्लांट्स के अंदर, और कुछ के अंदर हजारों सालों तक एक्टिव रह सकती हैं। इतनी तगड़ी वाइबिलिटी होती है सीड्स की। तो हेडिंग डालेंगे वायबिलिटी ऑफ सीड्स, वायबिलिटी ऑफ सीड्स। बोलो भाई। सीड में भी स्पोरुलिन टिश्यू होते हैं? नहीं नहीं, सीड कोट तो होता है। क्वेश्चन तो ठीक पूछा तुमने, बोलने ही वाला था स्टेटमेंट कि जैसे उसके अंदर स्पोरोपोलेनिन था जो उसको अच्छे प्रोटेक्शन दे रहा था लंबे टाइम तक, है ना, जिसकी वजह से वो बच पा रहा था। पर यहाँ पर इसके पास क्या आएगा जो उसको अच्छे लंबे टाइम तक प्रोटेक्शन दे पा रहा है, वो आएगा सीड कोट, ठीक है। तो सीड कोट जो होता है वो भी हार्ड होता है, और वो प्रोटेक्शन देता है सीड को लंबे टाइम तक। तो जितना हार्ड सीड कोट उतना ज्यादा वाइबिलिटी ऑफ अ सीड। तो वाइबिलिटी ऑफ सीड, वाइबिलिटी ऑफ सीड जो होती है वो क्या होती है, हाउ, फॉर हाउ मैनी टाइम, for how many time या how much time a seed remain active after dispersal। डिस्पर्जल का मतलब क्या हो सकता है, तुमने फ्रूट खा के फेंक दिया, प्लांट से फ्रूट गिर गया, ठीक है, ये सब कंडीशन क्या होती है, डिस्पर्सल। तो फ्रूट गिरने के बाद मतलब सीड का कहीं प्लांट से अलग होने के बाद कितने टाइम तक वो एक्टिव रह सकती है, उसे क्या कहा जाता है, वाइबिलिटी ऑफ सीड कहा जाता है, ठीक है। अब ये कुछ प्लांट्स में बहुत ज्यादा होती है और कुछ प्लांट्स में बहुत कम होती है। हमें सिर्फ किसका एग्जाम्पल याद रखना है, ज्यादा वालों का रखना है, क्योंकि वही एनसीईआरटी में दे रखा है। तो एग्जाम्पल जिनकी वाइबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो प्लांट्स जिनकी वाइबिलिटी बहुत ज्यादा होती है उनका नाम होता है लुपाइन, ठीक है। तो लुपाइन प्लांट जो होता है इसकी वाइबिलिटी कितनी होती है, वाइबिलिटी होती है इसकी 10,000 ईयर, ठीक है। तो इसकी वाइबिलिटी मिली थी हमें 10,000 ईयर की,
पीरियड ऑफ viable period of viable for 10,000 year। ठीक है, 10,000 साल तक वायबल थी। कैसे पता चला? वही, जब साइंटिस्ट जो होते हैं वो कोई भी चीज खोदा खादी करते हैं तो वहां पर उनको कुछ भी मिल जाता है। तो जब साइंटिस्ट जो थे वो एग्जिवेट कर रहे थे किसी चीज को आर्कटिक टुंड्रा के अंदर, जगह का नाम है का, तो वहां पर उन्हें एक बीज मिली एक प्लांट की जिसका साइंटिफिक नेम होता है लुपिनस आर्किटस, आर्टिकस। ठीक है, आर्टिकस। आर्टिकस इसका नाम इसी वजह से पड़ा है बिकॉज इसको कहाँ से ढूंढा गया था, बिकॉज इसको एग्जिवेट करा गया था फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, एग्जिवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, एग्जिवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, तो साइंटिस्ट को इसके बीज मिले थे आर्कटिक टुंड्रा से, जो एक जगह का नाम है, वो याद रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहां से जो ये बीज मिला था इसको जब लाके ग्रो करा गया, ठीक है, मतलब इसको लाके कोशिश करेगी कि क्या ये ग्रो होगा या नहीं होगा, तो ये सच में ग्रो हो गया। और ये कितना साल पुराना था, कार्बन डेटिंग करने पे पता चला ये 10,000 साल पुराना था। ठीक है, तो वाइबिलिटी ऑफ सीड जो होती है वो डिफरेंट होती है, बहुत अलग अलग, किसी के अंदर कुछ दिन की होती है, किसी के अंदर हजारों सालों की होती है, जिसका एक एग्जांपल ये रहा। सेकंड एग्जांपल जिसकी वाइबिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिली है अब तक रिकॉर्ड में, वो भी सेम ऐसे ही डिस्कवर हुआ था। वो वहां पर साइंटिस्ट किसी और काम के लिए गए थे और उन्हें वहां पे एक सीड मिला, फिर उन्होंने उसकी कार्बन डेटिंग करी, कार्बन डेटिंग में पता चला कि इतने 1000 साल पुराना आएगा, और उसको जब ग्रो करके देखा गया तो वो सच में ग्रो हो गया, तो मीन्स उसकी वाइबिलिटी बहुत ज्यादा निकली। ठीक है, तो डेट पाल्म, ठीक है, डेट पाल्म जो होते हैं इनकी वाइबिलिटी कितनी देखने को मिली, तो ये वायबल थे, वायबल फॉर 2000 ईयर, 2000 साल तक वायबल पड़े हुए थे। और ये 2000 साल पुराने सीड मिली कैसे, तो वो सेम, जब इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है फेनिक्स डैक्टिफेरा, फेनिक्स डैक्टिलीफेरा। ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। और इसको कैसे पाया गया था, तो इसको एग्जिवेशन कर रहे थे जब एग्जिवेशन कर रहे थे फ्रॉम, कहां पर कर रहे थे, एट जगह का नाम था किंग हेडहॉर्ड या हेरॉड प्लेस, पैलेस, प्लेस कह रहा हूँ, पैलेस। ठीक है, तो पैलेस था जो डेड सी एक जगह है वहां पे पाया जाता है ये पैलेस, और उस पैलेस में ये सीड मिला था। जब इस सीड को ग्रो करा गया, 2000 साल पुराना था ये, तो ये ग्रो कर गया इनटू अ न्यू प्लांट। ये प्लांट कैसे देखने को मिलते हैं हमें, ये इस तरीके से देखने को मिलते हैं, इनके सीड कैसे देखने में होती हैं, उस तरीके से देखने में होती हैं। तो ये दो प्लांट्स आएंगे यहाँ पे जिनका डायग्राम आएगा, एक आएगा लुपिनस आर्किटेक्स जिसका 10,000 साल पुराना सीड मिला था हमें और वो ग्रो कर गया। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा प्लांट है फेनिक्स डैक्टिलीफेरा। ठीक है, ये लुपाइनस का सीड हैगा और ये फिनिक्स का सीड हैगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर थे कुछ एग्जाम्पल जिनकी सीड की वायबिलिटी बहुत ज्यादा अभी तक देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीड के बारे में जितनी चीजें थी वो हो चुकी खत्म। क्या यहाँ पर सीड से रिलेटेड कोई चीज जो पढ़ी है और तुम्हें ना समझ में आई है तो पूछ सकते हो। बोलो भाई, कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लो, क्लास में हो ना, ये क्लास एंड हुई नहीं हो गई। अथर्व बहुत लेट आए हो आज, अथर्व, देव, इशिता, रिदम, बताओ भाई समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है? आ गया सर। आ गया बोल, सर। बोल क्यों नहीं रहे फिर, है भाई क्या चाह रहे हो, और ना पढ़ना पड़े? चैप्टर खत्म तो करना है ना, फिर इसके बाद इसका भी, इससे इसके जितना ही अराउंड या इससे थोड़ा और बड़ा चैप्टर रहेगा अगला, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, ये वो अलग बात है कि प्लांट्स का हिसाब किताब हर बच्चे को पसंद नहीं आता, एनिमल्स का बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सबको। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है
सीड्स का, जो मेरे से एक बार 11th में या 12th में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, और मुझे नहीं आता था आंसर। 96 आए थे उस टाइम पे नंबर, और ये इसी वजह से गलत हुए थे। एक नंबर किसी और चीज का कटा था और 3 नंबर कटे थे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन आया था सिग्निफिकेंस, ये पहली बार उस टाइम टॉपिक ऐड हुआ था, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन। क्या फायदा होता है या क्या फायदा प्रोवाइड करता है एक सीड बनना, ठीक है, एक सीड से क्या क्या फायदा मिल सकता है, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया था क्योंकि टॉपिक कभी सुना ही नहीं था, ना पढ़ा था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार आया है। क्या फायदा मिलता है एक सीड फॉर्मेशन से, ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन, क्या फायदा मिल सकता है एक सीड फॉर्मेशन से। तो सबसे पहले सीड अगर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो सीड हेल्प करेगा ग्रोथ ऑफ प्लांट में। इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ plant. Seed help in growth of plant. Growth of plant is known as perennation. Is known as perennation. ठीक है, तो seed help in perennation. Seed help करता है किसके अंदर, perennation में, growth of plant में। सेकेंड पॉइंट जो एक सिग्निफिकेंस ऑफ सीड होता है वो होता है सीड हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी। सीड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी, ठीक है। न्यू कॉलोनी मतलब जैसे सीड गिरी किसी जगह पे, मान लो कोई मंकी था, वो सीड को खाता खाता चला गया किसी दूसरी जगह पे, ठीक है। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तो वहां पर उन्होंने सीड को खाया और खाते खाते एक दूसरी जगह चला गया, वहां पर वो सीड गिरा और वहां पर मान लो उसका कोई प्लांट नहीं था, उस सीड का कोई प्लांट नहीं था, तो वो वहां पर ग्रो हो गया, तो वहां पर क्या बन गई, नई कॉलोनी बन गई, ठीक है। तो सीड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी, ठीक है। तो सीड हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी में। नेक्स्ट, सीड जो होते हैं इनके अंदर रिजर्व फूड होता है, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन फॉर डेवलपमेंट। तो सीड हैव रिजर्व फूड, ठीक है, सीड हैव रिजर्व फूड। अब ये रिजर्व फूड जो हो सकता है तुम खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, एंड किसके लिए हो सकता है, फॉर नरिशमेंट। तो सीड हैव रिजर्व फूड फॉर नरिशमेंट, ठीक है, फॉर नरिशिंग जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है, फॉर नरिशिंग तक ही लिख रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर सकते हो अगले पॉइंट को। अब ये जो है बड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, बाकी पॉइंट खुले खुले ही अलग सा लग रहा है, तो इसको दोबारा लिख देते हैं थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट क्या था, सीड जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है, सीड हैव रिजर्व फूड, सीड के पास रिजर्व फूड होता है, सीड हैव रिजर्व फूड फॉर नरिशमेंट या नरिशिंग जर्मिनेटिंग सीड। नेक्स्ट, सीड जो होता है वो हेल्प करता है प्रोटेक्शन में, क्योंकि सीड के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सीड कोट, ठीक है। तो सीड हैव सीड कोट फॉर एम्ब्रियो प्रोटेक्शन, ठीक है, जो उसके अंदर एम्ब्रियो हैगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर क्या होता है, सीड कोट होता है। क्योंकि अगर एम्ब्रियो ही नहीं रहेगा अंदर तो आगे चल के प्लूमन रेडिकल बनेगा ही नहीं, तो सीड क्या हो गई, बेकार हो गई, जितनी भी मेहनत थी पॉलिनेशन वॉलिनेशन सब बेकार हो गई, ठीक है। सीड जो एक होता है प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो सीड क्या प्रोवाइड करता है, वेरिएशन प्रोवाइड करता है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सीड जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैंस प्रोवाइड, इस वजह से क्या प्रोवाइड करता है सीड, हैंस प्रोवाइड वेरिएशन, हैंस इट प्रोवाइड वेरिएशन। ये बात तो मानते हो ना कि वेरिएशन प्रोवाइड कर सकता है एक सीड, यस सर, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, सीड जो होता है वी यूज सीड फॉर कंजम्पशन, हम खाने के लिए भी सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंजम्पशन, ठीक है। तो वी यूज सीड फॉर कंजम्पशन। तो यहाँ पर सीड से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट है, सीड हेल्प करता है पेरिनेशन में, सीड हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी में, सीड के पास होता है रिजर्व फूड,
सीड के पास होता है सीड कोट फॉर प्रोटेक्शन, तो मतलब सीड हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। सीड के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है, इस वजह से हेल्प करता है वेरिएशन में। और सीड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कंजम्पशन के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या होता है? इसको याद रखने का तरीका होता है PCR, PCR, ठीक है, फॉर पेरिनेशन, फॉर कॉलोनी एंड फॉर रिजर्व फूड। PCR, PVC, ठीक है, PCR, PVC। PCR भी एक प्रोसेस है जो तुम्हें अभी आगे पढ़नी है, और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो PCR, PVC, इसको रिपीट करो। क्या क्या होगा? सीड हेल्प इन पेरिनेशन, सीड हेल्प इन कॉलोनी फॉर्मेशन, न्यू कॉलोनी फॉर्मेशन, सीड हैव रिजर्व फूड फॉर नरिशमेंट ऑफ सीड, germinating seed, and seed have seed coat for protection of embryo, seed help in variation, seed help in human consumption। बता सकते हो 6 के 6 पॉइंट? PCR, Yes, PVC sir. याद हो गए? बढ़िया, चलो याद हो गए तो बहुत बढ़िया। अब टाइम कितना रह गया जरा देखते हैं। टाइम तो हैगा, फ्रूट हो जाएगा कंप्लीट। तो लास्ट टॉपिक जो है वो फ्रूट, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सी वर्ड पढ़ा है विच इज सीड, ठीक है। एंड अब डी टॉपिक पढ़ेंगे विच इज फ्रूट। तो फ्रूट जो होगा वो क्या होगा? फर्टिलाइज ओवरी, ठीक है। फर्टिलाइज ओवरी को कहा जाता है फ्रूट। वैसे फ्रूट बहुत बड़ा टॉपिक होता है, पर कोई इशू नहीं है, उतना बड़ा टॉपिक हमें यहाँ नहीं पढ़ना, वो 5th चैप्टर में पढ़ना होता है 11th क्लास में, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स की डेफिनेशन लिखी जाती है, दीज आर फर्टिलाइज्ड ओवरी। तो फर्टिलाइज्ड ओवरी, हाँ, ओवरी फर्टिलाइज थोड़ी होती है, ओवरी होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वर्ड लिखेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू, गेट कन्वर्टेड इनटू, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्रूट, ठीक है। ओवरी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्रूट। अब जो फ्रूट होता है इसके ऊपर एक वॉल होती है जिसे कहा जाता है पेरिकार्प। जो छिलका उतारते हो तुम किसी फ्रूट का, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? पेरिकार्प कहा जाता है। एक्चुअली छिलका नहीं, जितने भी फ्रूट के अंदर लेयर्स होती हैं सब पेरिकार्प की लेयर होती है, ठीक है। तो फ्रूट के ऊपर क्या होती है? एक वॉल होती है जिसे क्या कहा जाता है? पेरिकार्प। द वॉल ऑफ फ्रूट, वॉल ऑफ ओवरी, ठीक है, वॉल ऑफ ओवरी। जब फ्रूट बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वॉल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पेरिकार्प। तो उसका नाम पड़ जाता है पेरिकार्प, ठीक है, उसका नाम पड़ जाता है पेरिकार्प। तो इसे कहा जाता है फ्रूट वॉल। पेरिकार्प का दूसरा नाम होता है फ्रूट वॉल, ठीक है। यही फ्रूट वॉल जो होता है कुछ प्लांट्स के अंदर, यही जो फ्रूट वॉल होगा ये कुछ प्लांट के अंदर फ्लैशी होगा। फ्लैशी मतलब गुद्दा एकदम भरा होगा उसके अंदर बढ़िया। जैसे आम के अंदर बहुत ज्यादा फ्लैशी होता है, उसको खाते ही जूस ही जूस भर जाता है या उससे जूस निकल पाता है। तो पेरिकार्प जो होगा वो फ्लैशी होगा कुछ प्लांट के अंदर, और कुछ प्लांट के अंदर ड्राई होगा। तो जिन प्लांट के अंदर पेरिकार्प ड्राई होता है तो वो ड्राई फ्रूट्स कहलाते हैं, और जिनके अंदर पेरिकार्प फ्लैशी होता है, गुद्देदार होता है, तो वो फ्लैशी फ्रूट्स कहलाते हैं, जो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है। 11th क्लास में ये पढ़ना होता है इन द चैप्टर 5th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बस हिंट दे दी है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट के ऊपर। तो फ्रूट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रूट? एक टाइप्स ऑफ फ्रूट होता है ऑन द बेसिस ऑफ पेरिकार्प, ठीक है, जो मैंने अभी समझाया, ड्राई फ्रूट्स और फ्लैशी फ्रूट। और ये होता है टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो 12th क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ही दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्ट लिखा है टाइप्स ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ फ्रूट होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। फ्रूट के जो टाइप्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रू फ्रूट, सेकंड होता है फॉल्स फ्रूट, जो फ्रूट कैसा हो? फॉल्स हो, ठीक है। अब वो फॉल्स क्यों कहते हैं? और थर्ड फ्रूट जो होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। जब पार्थिनोजेनेसिस समझाया था तब ये वर्ड बोला था मैंने, कोई बात नहीं दोबारा समझाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड जो था वो होता है ट्रू फ्रूट्स, ठीक है, ट्रू फ्रूट्स। अब क्वेश्चन ये आता है फ्रूट किससे बनता है? पहले ये बताओ, फ्रूट किस चीज के कन्वर्जन, कौन सी चीज कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर? ओवरी। seed, ओवरी नहीं, सीड थोड़ी होती है, सीड तो ओव्यूल होता है। कौन कन्वर्ट होता है? ओवरी।
ठीक है, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्रूट में। डेफिनेशन ये बोली थी ना सबसे पहले कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो जिस प्लांट के अंदर ओवरी से फ्रूट बने, जिस प्लांट के अंदर जो नेचुरल प्रोसेस होती है ओवरी से फ्रूट बने, उसे कहा जाएगा ट्रू फ्रूट। और जिस प्लांट के अंदर अदर देन ओवरी किसी और पार्ट से फ्रूट बन जाए, उसे क्या कहा जाएगा, फॉल्स फ्रूट। तो अगर तुम्हें याद हो, मैंने एप्पल वाला एग्जांपल बताया था, जो मैं अपने टीचर के लिए वर्ड यूज करते थे, थैलेमस, थैलेमस करके वर्ड यूज करते थे। तो एप्पल जो होता है फॉल्स फ्रूट होता है, उसके अंदर जो खाने वाला हिस्सा होता है जो फ्रूट में चेंज हो जाता है, वो कौन चेंज हो जाता है, थैलेमस चेंज हो जाता है, ओवरी चेंज नहीं होती। तो एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट्स कहलाएंगे जिसके अंदर ओवरी चेंज हो जाएगी, ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। जिसके अंदर ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी या फ्रूट डेवलप होगा ओवरी से, उसे कहा जाएगा ट्रू फ्रूट। और जिसके अंदर अदर देन पार्ट अदर देन ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाएंगे, पार्ट अदर देन ओवरी, अदर देन ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो अदर देन ओवरी अगर कोई पार्ट फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो उस फ्रूट को कहा जाएगा फॉल्स फ्रूट। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इन फ्रूट्स के। तो एग्जाम्पल जो होता है ट्रू फ्रूट्स का, वो तुम कोई भी फ्रूट लिख सकते हो जो तुम्हारे माइंड में आ रहा हो, जैसे कि मैंगो, ठीक है, जैसे कि गुआवा, ठीक है, ये सब ट्रू फ्रूट्स हैं। जो नॉर्मली हर फ्रूट्स होते हैं, 90% फ्रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट्स होते हैं। कुछ फ्रूट जो होते हैं जो फॉल्स होते हैं, जो डेवलप नहीं करते ओवरी से, उनको कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जांपल एप्पल डेवलप करता है थैलेमस से, स्ट्रॉबेरी डेवलप करती है थैलेमस से। तो थैलेमस क्या होता है? और भाई क्या क्वेश्चन पूछा तुमने तो पूरा खत्म हो गई वो, क्या नाम है, रामायण, और तुम बोल रहे हो सीता कौन थी। वही वाला क्वेश्चन है एक तरीके से। रेसेप्टिकल याद आ रहा है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा फ्लावर प्रेजेंट था, ऑल द हुर्रल्स आर प्रेजेंट ऑन रेसेप्टिकल। सबसे पहला टॉपिक फ्लावर, ठीक है। फ्लावर हैव कंप्लीट हुर्रल्स व्हिच आर प्लेस्ड ऑन थैलेमस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रिसेप्टिकल। ठीक है, कुछ याद आ रहा है, ऐसा पढ़ा था हमने गलती से। फ्लावर के अंदर जितने भी हुर्रल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव और एसेसरी, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सुना है ऐसा वर्ड या नहीं सुना, बताओ जल्दी। कहाँ चले गए, क्लास छोड़ के चले गए क्या देव, बोल ही नहीं रहे। अब कैसे मैं कंफर्म करूँ कि तुम्हें आया नहीं आया समझ में। सर नहीं आया। नहीं आया, थैलेमस तुमने सुना ही नहीं पहले कभी। नो सर। अच्छा भाई, तो फिर शायद क्लास में नहीं रहे होगे तब। तो हमने सबसे शुरू में जब चैप्टर पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था एक फ्लावर के अंदर एसेसरी पार्ट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है पेटल्स और सेपल्स। ये सब ये तो सुना होगा, पेटल्स सेपल्स क्या होते हैं। यस सर। हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा था एक फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। जितने भी प्लांट के अंदर ये पार्ट होते हैं, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, पेटल्स एंड कैलेक्स, ये एक सूजे हुए स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो मोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एक फ्लावर के नीचे, उसे कहा जाता है थैलेमस। ठीक है, तो अभी तो खैर मैं फ्रूट यहीं पर रोकूंगा और थैलेमस जरा दिखा देता हूँ। थैलेमस इन प्लांट, ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ थैलेमस के। कोई रियल फ्लावर नहीं दिख रहा जिसमें थैलेमस दिखाया जाए। ठीक है, ये एक फ्लावर है जो खिला नहीं है। ठीक है, इसके अगर तुम नीचे एक सूजा हुआ पार्ट देखो, ठीक है, जो बहुत मोटा सा आएगा, इसके ऊपर तुम्हें यहाँ पर एक ग्रीन सी लीफ दिख रही है। ये जो ग्रीन ग्रीन लीफ है, इनका क्या नाम होता है, कैलिक्स। कैलेक्स नाम होता है। ठीक है, अभी जब ये फ्लावर खिलेगा, ठीक है, जब ये फ्लावर खिलेगा, ठीक है, तो ये कैलेक्स जो होंगी क्या हो जाएंगी, थोड़ी साइड्स में हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये कैलेक्स जो होंगी यूं ये इस तरीके से साइड साइड में प्रेजेंट हो जाएंगी। तो अब ये कैलेक्स जो है किसी मोटे से स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट है, ये तो तुम देख पा रहे हो। यस सर। है ना, ये जो मोटा सा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कैलेक्स भी प्रेजेंट है, जिसके ऊपर फ्लावर का और भी जितने भी हिस्से हैं वो सबके सब प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है थैलेमस। तो थैलेमस वो हिस्सा होता है जिसके ऊपर कंप्लीट हुर्रल्स प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीट फ्लावर के हर एक पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उस पार्ट को कहा जाता है थैलेमस। ठीक है, इसका और कोई डायग्राम देखते हैं, अगर मिल जाता है तो और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं इसे। शायद तुम्हें
समझ में ना आया हो, इसलिए कहता हूँ मैं टाइम टू टाइम चैप्टर जो बड़े होते हैं ना उनको रिवाइज करता रहे करो, क्योंकि ऐसे भूल जाओगे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक अगर भूलोगे ना तो बहुत दिक्कत में आ जाएगा, आगे फिर पढ़ ही नहीं पाओगे चैप्टर सर हाई आपने लेवल। थैलेमस करवाया ही नहीं था सर, मतलब याद लिखवाया नहीं था, करवाया था थैलेमस पढ़ा ही नहीं मैंने पहले। सर। हाँ लिखवाया ही नहीं, कहीं पे नोट्स में नहीं लिखा हुआ। अरे भाई, अगर यूं मानो कोई चीज अगर तुम्हें याद नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना टीचर ने पढ़ाई ना हुई हो सकता है तुम भूल रहे हो। अगर मैंने नहीं लिखाई होती तो यहाँ पर नोट्स में कैसे लिखा होता है कि फ्लावर के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बताओ। चलो ये बात मैं मान सकता हूँ कि मैंने नहीं पढ़ाई, ठीक है, तो बाकी बच्चे बताओ मैंने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, ये तो हाँ क्लियर हो सर, सकता है। सर मिल गया, पढ़ाया था, मैंने नहीं लिखा। हाँ, तो मेन बात ये है कि तुम रिवाइज नहीं कर रहे ठीक से, बस और कुछ नहीं है। ढंग से रिवाइज करो ताकि वो चीज याद रहे, ठीक है। साथ साथ पढ़ते रहा करो, सारी चीजें छोड़ा मत करो। ऐसे छोड़ोगे ना तो वो चीज टॉपिक भूलते जाओगे कि ऐसा कुछ पढ़ा भी था। अगर मान लो फ्लावर जो है वो ट्रू फ्रूट कौन सा कहलाएगा, ट्रू फ्रूट वो कहलाएगा जो डेवलप होगा ओवरी से, जो डेवलप होगा अदर देन ओवरी से, और वो फ्रूट जो डेवलप होगा बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। डेवलप बिना विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मीन्स ओव्यूल जो था उसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, कोई एम्ब्रियो नहीं बना, ठीक है, कोई सीड भी नहीं बना, और क्या हो गया, फ्रूट बन गया। तो ऐसे फ्रूट को कहा जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, द फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसा कैसे हो पाता है, ऐसा हो पाता है विद द हेल्प ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। ऐसा तुमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिनके हेल्प से प्लांट की आर्टिफिशियल ग्रोथ करवाई जाती है, मतलब फ्रूट्स को आर्टिफिशियली पकाया जाता है या ग्रो करा जाता है, ठीक है। तो उन्हें कहा जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन बोले तो उसे क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। कुछ पढ़ा था हमने, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा था कहीं पे। Yes, sir. डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मेरे को भी डाउट हो जाता है कि मैंने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था जब तुम बोलते नहीं हो। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक। तो जब फ्रूट डेवलप हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। एग्जाम्पल होता है इसका बनाना, ठीक है। तो बनाना जो होता है वो एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। और हम और भी फ्रूट्स को पार्थिनोकार्पिक बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। तो ये कैसे हो पाता है, विद द हेल्प ऑफ अकर विद द हेल्प ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स की हेल्प से तुम किसी फ्रूट को बना सकते हो बिना फर्टिलाइजेशन के। अब कुछ फ्रूट्स के डायग्राम डाल दूं, देन इस क्लास को करूं एंड। डायग्राम तो ऐड ही नहीं करे फ्रूट्स के। ठीक है, तो कुछ डायग्राम डाल दिए जाए फ्रूट्स के। तो सबसे पहला फ्रूट हैगा थैलेमस, ठीक है। फॉल्स फ्रूट इज थैलेमस। तो ये डायग्राम 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी में दे रखा है, ठीक है, वहीं से डायग्राम उठाया। ये यहाँ पर दे रखा है कि जो थैलेमस हैगा वो वाला हिस्सा हम खाते हैं एक एप्पल के अंदर। स्ट्रॉबेरी के अंदर जो ईटेबल हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, हम थैलेमस कहते हैं। तो जितना भी ईटेबल पार्ट होता है एक एप्पल और स्ट्रॉबेरी के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। मींस उसके अंदर जो फ्रूट वाला पार्ट होता है वो कहाँ से डेवलप करता है, फ्रॉम थैलेमस। तो वो क्या कहलाते हैं, फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। सेम एग्जाम्पल और किसका ऐड करना है, पार्थिनोकार्पिक कार्पिक फ्रूट्स का, जिनके अंदर सीड नहीं होती। तो वो फ्रूट्स जो बिना सीड के डेवलप कर जाते हैं उन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। जैसे कि बनाना, इनके अंदर सीड नहीं होता। पाइनएप्पल, ठीक है, ये भी हार्मोन की हेल्प से ग्रो कर सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। और तरबूज भी बिना सीड का बन सकता है अगर तुम हार्मोन्स की हेल्प से उसे ग्रो करो, बिना फर्टिलाइजेशन के उसे पकाओ। तो दिस इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मोस्टली नेचुरली तो पार्थिनोकार्पी होती है सिर्फ बनाना में, और आर्टिफिशियली तुम बहुत सारे फ्रूट्स में कर सकते हो। तो ये बात याद रखना, नेचुरली जो होती है पार्थिनोकार्पी वो सिर्फ बनाना में होती है, इसलिए मैंने सिर्फ बनाना का एग्जांपल लिखा है। और आर्टिफिशियली ये बहुत सारे प्लांट्स में किया जा चुका है, इस वजह से
बाकी प्लांट्स का एग्जांपल मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो नेचुरली होती है ये बनाना के अंदर। तो यहाँ तक अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, जिसको लीव करना है लीव कर सकते हो। हाँ बोलो। सर पार्थिनोकार्पी में मतलब पार्थिनोकार्पी सर विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन बनता तो सही होगा ना, या फिर बिना ओवरी के भी बन सकता है। नहीं, ओवरी तो होती है ना प्लांट में, वो उसके लिए फर्टिलाइजेशन की जरूरत थोड़ी पड़ती है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, है ना। तो ओवरी तो प्लांट में होती ही है, तो वो ओवरी क्या कर जाती है, पक जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के। वैसे नॉर्मली प्लांट में जो फ्रूट होता है वो पकता नहीं है बिना फर्टिलाइजेशन के, पर वो बिना फर्टिलाइजेशन के पक जाती है। बनेगा ओवरी से ही, बनेगा वो ओवरी से। पर इसे हम ट्रू फ्रूट नहीं कह सकते ना, इसमें ट्रू फ्रूट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते ट्रू फ्रूट? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही ना, इस वजह से। इसलिए इसको क्या दी गई है, नई कैटेगरी दी गई, विच इज पार्थिनोकार्पी, ठीक है। और कोई डाउट है बोलो। नहीं सर। चलो तो फिर मैं क्लास कर रहा हूँ एंड। बाकी कोई डाउट अगर क्रिएट हो तो बता देना, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।